सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं 5 डेज ऑफ वॉर के बारे में। ये कहानी है कुछ जर्नलिस्ट की जो रशिया और जॉर्जिया के युद्ध के बीच में फंस जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने इराक का दृश्य आता है। हम एक गाड़ी को देखते हैं भीड़ में चलते हुए। इस गाड़ी के अंदर 2 जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं जिनका नाम है थॉमस और मीरियम। ये दोनों अभी इंटरव्यू लेने जा रहे हैं अल-साफी का, ताकि पता लगा सके कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इनके साथ एक कैमरामैन है और एक इराकी ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तभी ड्राइवर को कुछ गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो देखता है कि सामने बहुत सारे मिलिटेंट हैं जो देखते ही देखते इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। ड्राइवर छुप जाता है, वो गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा पाता और दूसरी तरफ थॉमस और मीरियम छुपे हुए हैं। इतनी ज्यादा गोलियां चलती हैं कि कई सारी गोलियां आकर के लग जाती हैं मीरियम को और यहीं पर मीरियम दम तोड़ देती है। लेकिन अब ये लोग थॉमस और कैमरामैन को मारते उससे पहले अमेरिकी सिपाही यहाँ पर आ जाते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। सबको मारने के बाद वो लोग जाते हैं मीरियम के पास और थॉमस के साथ साथ कैमरामैन सेबेस्टियन को भी बाहर निकालते हैं। जैसे ही मीरियम इन्हें मिल जाती है, ये लोग एयर स्ट्राइक करने के लिए बोलते हैं ताकि बचे खुचे जितने भी मिलिटेंट्स हैं सबके सब खत्म हो जाए। और ऐसा ही होता है। इन सबको मारने के बाद अब सिपाही चेक करने लगते हैं कि मीरियम अभी भी जिंदा है या मर गई। चेक करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि मीरियम मर चुकी है। तब वो उसे हेलीकॉप्टर से यहाँ से भेज देते हैं और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। अब हमारे सामने आता है 1 साल बाद का दृश्य, जब हम थॉमस को देखते हैं सेबेस्टियन के साथ। ये दोनों अभी जॉर्जिया में है। थॉमस को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो सेबेस्टियन को कहता है कि इस जगह पे बहुत ही ज्यादा शांति है, मैं यहाँ से कहीं भी दूर नहीं जाना चाहता। तब सेबेस्टियन कहता है कि ये तूफान से पहले की शांति है। जल्दी ही रशिया यहाँ पर युद्ध करने वाला है और जॉर्जिया भी रशिया से लड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये पूरा का पूरा शहर चला जाए पश्चिम में। दोनों देश लड़ने वाले हैं इस शहर के लिए। तभी हम देखते हैं जॉर्जियन प्रेसिडेंट को, जिसे आकर के ये लोग हालात का जायजा देते हैं और बताते हैं कि धीरे धीरे करके रशियन टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं। वो किसी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं। हमारे सिपाही भी तैयार है। हर तरफ तनातनी का माहौल है। अब राष्ट्रपति भी सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पर युद्ध हो। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस को, जो जाकर के मिलता है अपने बाकी जर्नलिस्ट साथियों से। यहीं पर एक और जर्नलिस्ट है जिसका नाम है डचमैन। ये सारे लोग बात करने लगते हैं कि आखिर जॉर्जिया में क्या होने वाला है और यहाँ का माहौल दिन प्रतिदिन खराब कैसे होते जा रहा है। ये सारे लोग निश्चय करते हैं एक दूसरे शहर में जाने के, लेकिन थॉमस वहाँ पर नहीं जाना चाहता। अगर हमला हुआ तो सबसे पहले हमला वहीं पर होगा। तब डचमैन इन्हें समझाता है और कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं अपने आदमियों को भेजूंगा तुम लोगों को लेने के लिए। तब थॉमस और सेबेस्टियन निकल पड़ते हैं। आधी रात में वो लोग आकर के एक जगह पे रुक जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं डचमैन के लोगों का आने का। लेकिन बहुत देर तक डचमैन का कोई भी आदमी नहीं आता। तभी वो देखते हैं कि पास में ही एक शादी हो रही है। तब वो लोग जाकर के शादी को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि इनका टाइम पास हो जाए और कोई भी इन्हें नहीं रोकता। ये लोग आकर के यहाँ पर शराब पीने लगते हैं। सेबेस्टियन के पास अब कोई भी काम नहीं, इसीलिए वो अपना कैमरा बाहर निकाल करके रिकॉर्ड करने लगता है पूरे के पूरे शादी। तभी सबकी नजरें जाती हैं टीवी की तरफ। हम राष्ट्रपति को देखते हैं जो सबको आकर के बताता है कि लड़ाई की शुरुआत हो गई है। बॉर्डर पर सिपाही लड़ रहे हैं। हालात अब कभी भी बद से बदतर हो सकते हैं। इन चीजों को देखने के बाद ये लोग भी डर जाते हैं और निश्चय करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये लोग वापस चले जाएंगे। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, थॉमस देखता है कि आसमान में बहुत सारे फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं और नजदीक में ही एक गांव है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली। वो चिल्लाता हुआ भागता है सबको आगाह करने के लिए, खास करके शादी वाले लोगों को, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो उन्हें आगाह कर पाता उससे पहले ऊपर से ये लोग बॉम्ब छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। सब दर्द से करा रहे हैं। थॉमस को ये बात बहुत बुरी लगी है। वो अपनी गाड़ी निकालता है और अंदर जितने लोगों को बैठा सकता है बैठा लेता है और लेकर के निकल पड़ता है उन्हें हॉस्पिटल की तरफ जाने के। रास्ते में इन्हें जॉर्जियन मिलिट्री मिल जाती है जो बताती है कि सारे लोगों को लेकर के जाओ मिलिट्री वाले हॉस्पिटल, वहीं पर इनका उपचार हो पाएगा। तब थॉमस ऐसा ही करता है। जब सारे लोग उपचार के लिए अंदर चले जाते हैं तब वो रिपोर्टिंग करता है और बताता है कि इस पूरे जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पर घायल सिपाहियों का इलाज हो रहा है और उसके साथ साथ सिविलियंस का भी इलाज हो रहा है। तब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और थॉमस चला जाता है अंदर। तब उसकी बात होती है तातिया नाम की एक लड़की से। ये दोनों अपने अपने परिवार के बारे में बताते हैं एक दूसरे को। तातिया कहती है कि उसने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है, वो भी अमेरिका से, लेकिन पढ़ाई करने के बाद वो यहाँ पर आ गई। उसके पिता के साथ उसका रिश्ता बहुत ही स्ट्रेंज है। इन बातों को सुनने के बाद थॉमस कहता है कि मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई भी परिवार नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। तभी यहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है और कहता है कि यहाँ से निकलने का समय लगता है आ चुका है। मुझे पता लगा है कि कैप्टन रिजो आने वाला है अपने कॉन्वॉय के साथ, हमें
जल्दी उसके पास पहुंचना पड़ेगा अगली सुबह। एक बार हम उसके पास पहुंच गए तब वो हमें आगे तक छोड़ सकता है और हम यहाँ से निकल सकते हैं। तब ये बात सबको अच्छी लगती है। तातिया भी इनके साथ ही जाएगी। सुबह होते होते ये लोग पहुंचते हैं एक पुल के पास, जहाँ इनकी मुलाकात होती है कैप्टन रीजो से। रीजो इन्हें बैठा लेता है अपने कॉन्वॉय में। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब ये लोग रीजो का इंटरव्यू भी लेते हैं। रीजो कहता है कि यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले हैं। सिर्फ रशियन मिलिट्री यहाँ पर नहीं आ रही है, उसके साथ साथ सारे मिलिटेंट भी आ रहे हैं। वो छोटे मोटे सारे गाँवों को खत्म कर देंगे ताकि धीरे धीरे वो हर जगह पर अपना कब्जा कर सके। अगर तुम लोगों को कोई भी ऐसा आदमी नजर आए जिसके पास व्हाइट बैंड है या ब्लैक मास्क है, तब वहाँ पर खड़े मत रहना और ना ही उसकी फोटो खींचना। जितनी तेजी से हो सके वहाँ से भाग, वरना वो लोग तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़े। ये सारी बातें बताने के बाद रिजो इन्हें छोड़ देता है बीहड़ में ला करके। कहता है कि पास में ही एक गाँव है, यहाँ से आगे मैं तुम लोगों को लेकर के नहीं जा सकता, तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही लोग गांव के अंदर दाखिल होते हैं, तातिया को अपनी बहन और अपने पिता मिल जाते हैं। उन्हें देखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा खुश होती है और मिलवाती है यहाँ पर थॉमस और सेबेस्टियन से। लेकिन सेबेस्टियन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है अपने कैमरे में। सब लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आता है यहाँ पर और कहता है कि जेट दोबारा वापस आ गए। तब ये सारे लोग आते हैं बाहर आते ही ये देखते हैं कि रशियन एक एक करके सारे घरों पर बॉम्ब गिरा रहे हैं। तब ये लोग चले जाते हैं घर के अंदर और बेसमेंट में जाकर के छुप जाते हैं। तब थॉमस सबको आगाह करता है और बताता है कि रेजो ने मुझसे कहा है कि रशियन मिलिट्री के साथ साथ यहाँ पर मिलिटेंट भी आ रहे हैं, तो अगर किसी के पास भी व्हाइट बैंड हो तो उसके आसपास मत जाना, वो जरूर मिलिटेंट होंगे। फिर बातें करते करते ये सारे लोग सो जाते हैं। सुबह में सबसे पहले आँख खुलती है थॉमस की। तब वो आ जाता है बेसमेंट से बाहर और घूमने लगता है गार्डन में। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है पहाड़ों की तरफ। वो एक कॉन्वॉय को आते हुए देखता है। जैसे जैसे कॉन्वॉय नजदीक आता है उसे पता लगता है कि ये सारे के सारे लोग मिलिटेंट हैं जो इस गांव पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तब वो भागने लगता है। भागते हुए आता है बेसमेंट के अंदर और सबको कहता है कि अब हमें इस गांव को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मिलिटेंट्स इधर ही आ रहे हैं। तब सारे लोग भागने की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं सारे मिलिटेंट्स को जो सारे के सारे गांव वालों को लेकर के जा रहे हैं गांव से बाहर, उन्हें डरा धमका करके कि जितनी जल्दी हो सके वो गांव को खाली करवा सके। तभी हम तातिया और थॉमस को देखते हैं। यहाँ से भागने के लिए लोग भागते हुए जाते हैं पुल पर। जैसे ही पुल पर पहुँचते हैं इन्हें एहसास होता है कि रशियन सेना इधर ही आ रही है और उनके साथ अब बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं। तब वापस आकर के ये लोग छुप जाते हैं। इन्हें थोड़े समय तक छुप करके रहना पड़ेगा, तभी ये लोग आगे निकल पाएंगे। ये लोग देखने लगते हैं कि आखिर सारे मिलिटेंट सिविलियन के साथ क्या कर रहे हैं। वो लोग एक एक करके लोगों को खड़ा करते हैं और उन्हें गोली मारने लगते हैं। वो बूढ़े बच्चे किसी को भी नहीं बख्शते। सबसे पहले वो एक बूढ़ी महिला को ही गोली मारते हैं। ये मंजर बहुत ही भयानक होता है। तभी ये लोग मारते हैं यहाँ के पुलिस चीफ और यहाँ का मेयर को। उन्हें मारने के बाद वो उनकी लाशों को जलाने लगते हैं। तभी इनका मुखिया कहता है कि एक एक करके सारे लोग मार दो। जब लोग इन बातों को सुनते हैं तब दौड़ करके भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग अंधाधुंध सब पर गोलियां चला रहे हैं। तभी जेट से भी ऊपर से ये लोग एयर स्ट्राइक करने लगते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर जिंदा ना बचे। लेकिन फिर भी कुछ लोग भाग चुके हैं। भाग करके एक औरत चली आती है यहाँ पर थॉमस के पास। इन्हें एक ग्रीन हाउस नजर आता है। इन्हें लगता है कि ये जगह सुरक्षित होगी। तब सारे के सारे लोग अंदर जाकर के छुप जाते हैं, लेकिन अभी भी मिलिटेंट चारों तरफ घूम रहे हैं। वो औरतों और बच्चों किसी को नहीं छोड़ रहे हैं और जवान लड़कियों का बलात्कार भी कर रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चीखें हैं। हर तरफ लोग दर्द से कराह रहे हैं। इसी बीच कुछ मिलिटेंट चले आते हैं ग्रीन हाउस के पास। तभी हम देखते हैं कि अंदर जो औरत है उसका बच्चा रोने लगता है। इन आवाजों को सुनने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि अंदर लोग छुपे हुए हैं। तब सारे लोग चिल्ला करके कहते हैं कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बाहर आ जाओ, अगर हम लोग अंदर आए तब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इन बातों को सुनने के बाद थॉमस सबकी जान बचाने के लिए आगे आता है और कहता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। तभी इनकी नजर पड़ जाती है तातिया पर। वो उसे उठा करके लेकर के जाने लगते हैं, लेकिन थॉमस उसे बचाने आता है। तब ये लोग थॉमस को पीटते हैं और उसे मिलवाते हैं अपने मुखिया से, जिसका नाम है डेनियल। डेनियल सबसे पहले थॉमस का कार्ड देखता है और कार्ड देखने के बाद फेंक देता है। वो सबको पकड़ करके लेकर के जाता है अपने लीडर के पास, जिसका नाम है डेमिडो। बताता है कि ये सारे लोग हमें गांव के अंदर, इनका कहना है कि ये लोग जर्नलिस्ट हैं। तब डेमिडो इनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग इस गांव में क्या कर रहे हो। तब सेबेस्टियन कहता है कि हम लोग एक शादी को शूट करने आए थे। इस बात को सुनते ही डेमिडो कहता है कि यहाँ पर कुछ वॉर रिपोर्टर्स भी हैं जो युद्ध की घटनाओं को पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, वो भी मसाला मिर्च लगाकर, ताकि हमारी इमेज हर जगह पे खराब हो जाए। वो अपने लैपटॉप पे सारी खबरों को दिखाता है। उसे इन दोनों पर भी शक। वो सेबेस्टियन को कहता है कि मैं तुम्हारा कैमरा देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने क्या रिकॉर्ड किया है। वो कैमरा लेता है और वीडियोज प्ले करना शुरू कर देता है, लेकिन कैमरे के अंदर उसे सिर्फ और सिर्फ शादी की ही वीडियोज नजर आती हैं। तब डेमिडो कहता है कि इन्हें ले जा करके बंद कर दो सेल में। जैसे ही थॉमस सेल के अंदर जाता है वो सेबेस्टियन को कहता है कि तुमने मेमोरी कार्ड कब बदला। सेबेस्टियन कहता है कि जब उन लोगों ने तुम्हें मारा था और तुम नीचे गिरे थे, तब मैं तुम्हें उठाने के लिए तुम्हारे पास आया था। वहीं पर जमीन में मैंने मेमोरी कार्ड को गाड़ दिया।
दिया और पुरानी वाली मेमोरी कार्ड लगा दी। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर एक गार्ड आता है और वो थॉमस को लेकर के चला जाता है डेमिडो के पास। तभी हम देखते हैं कि सेल के अंदर डैनियल आता है और सेबेस्टियन को बांध देता है एक कुर्सी से। दूसरी तरफ डेमिडो पूछताछ कर रहा है थॉमस से कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। तभी डैनियल सेबेस्टियन को बताता है कि उसे रशियन पैसे देते हैं ये सारा काम करने के लिए। इतना कहते ही वो बहुत सारे औजार निकालता है जिससे वो टॉर्चर करने वाला है सेबेस्टियन को। और दूसरी तरफ डेमिडो भी टॉर्चर करना शुरू कर देता है थॉमस को ताकि वो बता दे कि वो मेमोरी कार्ड कहाँ पर है। इन्हें पता है कि इन लोगों ने बहुत सारी चीजों को रिकॉर्ड किया है जो इनके खिलाफ जा सकती है, लेकिन अब डेमिडो कुछ करता उससे पहले रिजो के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। तब डेमिडो अपने लोगों को लेकर के भाग जाता है। थॉमस पहुंचता है रिजो के पास और बताता है कि नीचे इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को बंधक बना करके रखा है। सेबेस्टियन और तातिया नीचे ही, हमें उन्हें छुड़ाना पड़ेगा। तब ये लोग चले आते हैं नीचे, उन सबको बाहर निकालते हैं और भागते हुए आते हैं बाहर और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तब इन्हें एहसास होता है कि डेमिडो के लोग यहाँ पर भी हैं, वो इनका पीछा कर रहे हैं। ये लोग भागते जाते हैं और सारे मिलिटेंट उनका पीछा करने लगते हैं। आधे रास्ते में आने के बाद थॉमस कूद जाता है अपनी गाड़ी से और जाता है उस मेमोरी कार्ड को वापस लाने लिए। थोड़े वक्त के बाद उसे मेमोरी कार्ड मिल भी जाती है। तभी हम तातिया और उसकी बहन को देखते हैं। तातिया की बहन का नाम है सोफिया। वो जैसे ही अपने पिता को देखती है उन्हें आवाज देने लगती है। तभी मिलिटेंट उसे देख लेते हैं और गोली मार देते हैं सोफिया को। तब यहीं पर सोफिया नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अपनी बहन को मरा हुआ देखने के बाद तातिया चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, लेकिन थॉमस उसे संभालता है और ये लोग यहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ से आगे ये लोग अपने कॉन्वॉय में नहीं जा सकते, इन्हें जंगल को पार करना पड़ेगा। तब अंधेरे रात में ये लोग जंगल को पार करने लगते हैं। यहाँ पे हर तरफ पानी लगा हुआ है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं। इस मंजर को देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन बहुत देर चलने के बाद अगले दिन ये लोग पहुँचते हैं राजधानी। वहाँ जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि राजधानी में जितने भी लोग थे वो सब कहीं और जा रहे हैं भाग करके, ताकि उनकी जान बच सके। सबको लगता है कि अगर वो यहाँ पर रहे तब उनकी जान नहीं बचेगी। इसी बीच रिजो देखता है कि सारे सिपाही शहर की तरफ से वापस आ रहे हैं। तब वो एक सिपाही को रोक करके पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब सिपाही कहता है कि हमें राष्ट्रपति से ऑर्डर आया है कि हम उस शहर को त्याग दें और दूसरी जगहों पर जा करके ध्यान दें। ये बात रिजो को बहुत बुरी लगती है। वो थॉमस को कहता है कि मैं शहर की तरफ वापस जा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग जिंदा हैं, मैं उन सबको बचा सकता हूँ, मैं ऐसे ही उन्हें नहीं छोड़ सकता। तब इन बातों को सुनने के बाद थॉमस कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब सेबेस्टियन और तातिया भी उसके साथ चल पड़ते हैं। जैसे ही ये लोग शहर के करीब जाते हैं इन्हें पता लगता है कि आसमान से हर तरफ बॉम्ब गिराया जा रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें ही हैं। बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब शहर में कुछ भी नहीं बचा है। तब ये सारे लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें जाना है ब्रॉडकास्ट सेंटर तक, तभी ये लोग कुछ कर पाएंगे। फिर सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं ब्रॉडकास्ट सेंटर के पास। तब थॉमस कॉल करता है अपने प्रोड्यूसर को और पूरी बात बताता है कि यहाँ पर युद्ध हो रहा है। मिलिटेंट बहुत ही बेरहमी से लोगों को मार रहे हैं। अब तक उन लोगों ने सैकड़ों लोगों को मार दिया है, चाहे वो बूढ़े और बच्चे ही क्यों ना हो। मेरे पास उन सारे घटना की वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ब्रॉडकास्ट करो, लेकिन उससे पहले मुझे इसे इंटरनेट पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे नेटवर्क और कनेक्शन दोनों चाहिए यहाँ पर, जो कि नहीं है। तब इन बातों को सुनने के बाद प्रोड्यूसर कहती है कि मैं वहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। इस बात को सुनते ही थॉमस निराश हो जाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि अब जेट यहाँ पर भी आ चुका है। आसमान से बगल वाली बिल्डिंग पर बार बार बम गिराया जा रहा है। तब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। इन्हें डर है कि कहीं इनकी बिल्डिंग पर भी बम ना गिर जाए। जैसे ही भाग करके ये लोग बाहर आते हैं इनकी नजर पड़ती है डचमैन पे। डचमैन भी यहीं पर है। तब थॉमस डचमैन को पूरी बात बताता है कि उसके पास बहुत सारे फुटेजेस हैं जो वो चाहता है कि इंटरनेट पर अपलोड कर दे, ताकि सारे लोगों को पता लगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। डचमैन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे पास एक व्हीकल है जहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। इसी बीच थॉमस पहुंचता है एक चर्च में, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग हैं। और दूसरी तरफ हम जोई नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जो आती है डचमैन के पास। अब ये भी इनके साथ है। थोड़ी देर के बाद ये लोग उस व्हीकल के पास जाते हैं जहाँ से ये लोग उस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। जल्दी ही डचमैन डिवाइस को रेडी कर देता है और एक वक्त के बाद सारे के सारे फुटेजेस अपलोड होने लगते हैं। वहीं हम रिजो को देखते हैं जो अपने सारे लोगों के साथ मिल करके लड़ रहा है। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा भयानक होती जा रही है। तभी हम आसमान में देखते हैं जेट को। वो सबके ऊपर बॉम्ब छोड़ने लगते हैं और वो एक मिसाइल उस गाड़ी पर छोड़ते हैं जहाँ से वो वीडियो अपलोड हो रही है। तब पूरी की पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि सेबेस्टियन भी ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है। तब थॉमस भागता हुआ जाता है उसके पास उसकी जान बचाने के लिए। सेबेस्टियन कहता है कि वो नहीं बचेगा। इतना कहने के बाद वो मेमोरी कार्ड निकाल करके देता है थॉमस को और कहता है कि मैंने मेमोरी कार्ड निकाल ली थी, तुम इसे वापस लेकर के जाओ चर्च में। ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। तब थॉमस यहाँ से निकल जाता है और पहुंचता है चर्च के अंदर। तब एक बच्ची उसे दिखाती है फोटो तातिया की और
और कहती है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे, वो तातिया को उठा करके ले गए। उन लोगों ने कहा कि आपके आने के बाद मैं उन्हें कॉल करूं। अब थॉमस बात करता है डैनियल से। तातिया डैनियल के ही पास है। डैनियल कहता है कि अगर तुम तातिया को जिंदा देखना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके उस मेमोरी कार्ड को लेकर के मेरे पास आओ। तब थॉमस भी यहाँ से निकल पड़ता है। वो जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है, देखता है कि डैनियल ने बंदूक तान करके रखा है तातिया के सर पे। तब वो मेमोरी कार्ड दिखाता है डैनियल और कहता है कि तातिया को छोड़ दो। डैनियल तातिया को छोड़ भी देता है, लेकिन जैसे ही डैनियल कैमरे में लगा करके वीडियोज प्ले करता है, उसे पता लगता है कि मेमोरी कार्ड खाली है। वो पूछता है कि मेमोरी कार्ड कहाँ पर है। थॉमस कहता है कि वो मेमोरी कार्ड मैंने चर्च में ही दे दिया उस बच्ची को। जल्दी ही वो सारे के सारे फुटेजेस को लेकर के जाएगी ह्यूमन राइट्स वालों के पास। तुम लोगों का खेल खत्म होने वाला है। इन बातों को सुनते ही डैनियल गुस्सा हो जाता है और बंदूक तान देता है थॉमस के सर पे, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले एक लड़का आकर के उसे गोली मार देता है, जिसकी उम्र बहुत कम है। ये लड़का भी एक मिलिटेंट है। अब थॉमस की जान बच गई है। वो वापस आता है तातिया के पास ताकि ये लोग यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन ये लोग बाहर जाते उससे पहले यहाँ पर डेमिडो आ जाता है अपने सारे लोगों को लेकर के, वो भी बहुत सारे टैंक्स के साथ। उसे देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि अब डेमिडो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहीं पर एक पादरी होता है जो रिजो को कहता है कि और लड़ाई नहीं चाहिए, गोली मत चलाना, जो होता है होने दो। तब रिजो भी शांत हो जाता है, लेकिन डेमिडो सबको कहता है कि मैं लोगों को मार मार के परेशान हो गया हूँ, अब मैं किसी को भी नहीं मारना चाहता। वो थॉमस की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तब सारे लोग इस चीज को देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाते हैं। डेमिडो अपने सारे लोगों के साथ वापस चला जाता है और ये लोग भी वापस जाने लगते हैं। तभी हम राष्ट्रपति को देखते हैं जो पूरे देश को आकर के संबोधित करता है और सारे यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करता है कि इस बुरे वक्त में सारे लोगों ने सबका साथ दिया, वो टूटे नहीं। वो यूरोपियन लीडर्स का भी शुक्रिया अदा करता है। तभी हम थॉमस को देखते हैं हॉस्पिटल। सेबेस्टियन अभी भी जिंदा है। सारे के सारे लोग उसी के पास बैठे हैं। सब बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जल्दी ही ये सारी चीजों को ब्रॉडकास्ट करते हैं और थॉमस ने यहाँ पर क्या देखा है वो सब कुछ बताता है पूरी जनता को। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।